चलिए, तो अपन ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स पढ़ा, राइट। अब उसके कुछ जैसे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स एक आता है जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, सुना भी होगा। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा होता है, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो ऐसा बना देता हूं मैं। लेट से 4 रॉड है, वो इस फॉर्म में जोड़ी हुई है, इस तरीके से, और यहां पर बीच में एक रॉड है, ठीक है। यहां का टेम्परेचर है T हायर और यहां का टेम्परेचर है T लोअर। ये 5 रॉड मुझे दी हुई है, सबके मुझे लेंथ पता होगा, L पता होगा, K पता होगा, तो सबका मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। लेट से इसका रेजिस्टेंस निकाल के आया R1, इसका आया R2, इसका आया R3 और इसका आया R4 और इसका आया R5, राइट। सो तुम्हें ऐसा पूछा है कि व्हाट विल बी द कंडीशन सो दैट देयर विल बी नो हीट करंट थ्रू R5, ठीक है। हमें ऐसी एक कंडीशन निकालनी है कि इसके अंदर से कोई भी हीट फ्लो ही ना करे, ठीक है। मतलब इस R5 को मैं हटा ही सकता हूं। कंडीशन फॉर विच देयर इज नो heat in R5. So that is nothing but R1 by R2 that is equal to R3 by R4. अगर ये R1 by R2 equal to R3 by R4 हुआ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि there is no heat flowing in the R5. सेम टू सेम जो कंडीशन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे आएगी रजिस्टर के फॉर्म में, इस तरीके से 4 रजिस्टेंस दिया होगा R1, R2, R3, R4। बस फर्क यहाँ ये रहेगा कि यहाँ पर बैटरी जोड़ी होगी, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर भी, और ये है R5, यहाँ पर भी जब ये वाली कंडीशन होगी R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, तब मैं ऐसा बोलूंगा कि बीच वाले रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, देयर विल बी नो करंट इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। तो अगर इसके अंदर करंट नहीं है तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पर फर्क ये है कि बस यहाँ पर हीट फ्लो नहीं हो रही, हीट करंट पास नहीं हो रहा। यहाँ पर नॉर्मल करंट जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं होगा जब ये कंडीशन होगी, और यहाँ पर जब ये कंडीशन होगी तब इस वाले में से हीट फ्लो नहीं करेगी। सो दैट इज नथिंग बट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये कभी आ गया तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो अपना हो गया कंडक्शन। अब जैसे कंडक्शन के काफी सारे यूज हमारे डे टू डे लाइफ में है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर तुम्हें यूज वगैरह दिए होंगे, वो तुम्हें एक बार पढ़ लेना है। जैसे कुछ लिखा होगा, बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कुकर वगैरह रहते हैं, राइट, घर वगैरह में कुकर वगैरह रहते हैं, तो कुकर का जो मटेरियल है, जो कुकर बनाते हैं, जो भी रहता है, वो ऐसे बनाते हैं कि वो आराम से हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो जो dq by dt है, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा हीट वो पास करेगा। तो वो जो मटेरियल बनाया है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आराम से हीट जो है वो, लेट्स से कुकर है, ठीक है, ऐसे कुकर रहता है और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक हैंडल रहता है। तो इसका जो मटेरियल है, ये तो ऐसा बनाया जाता है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आराम से हीट जो यहाँ से है वो जो भी खाना वगैरह है उसके अंदर चली जाती है। और यहाँ जो है वो जो हाथ में हैंडल पकड़ते हैं अपन, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट आराम से हमारे हाथ तक नहीं जाती, तो हमारे हाथ सेफ रहते हैं, राइट। ये हम डे टू डे लाइफ में देखते ही है। बाकी काफी और जगह पे भी हम इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऐसा समझो, डे टू डे लाइफ में और का थर्मस वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्मस वगैरह के अंदर जो चाय वगैरह है उससे बाहर हीट ना आए, तो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो डे टू डे लाइफ में काफी सारी हैंडल वगैरह तुम लोग ने देखा ही होगा। इट इज नथिंग बट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जहां पर हीट हमें जरूरत है वहां पर हम अच्छा कंडक्टर यूज करेंगे, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर खराब। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की ठंडी चीजें रखनी है, तो ब्रिक्स वगैरह रहते हैं, ईंट है, ठीक है। ईंट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, तो आराम से हो गया, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा सराउंडिंग से, तो जो चीज है ठंडी, वो हमेशा ठंडी रहेगी, ठीक है। काफी बार होलो ब्रिक्स भी यूज होती है, ठीक है, उसकी जगह। सो ये सारे यूज है उसके, एडवांटेजेस है।
देख लेना एडवांटेजेस कंडक्शन के, ठीक है। हम ऐसा मटेरियल हमेशा यूज करेंगे जिसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अच्छी है, जहां हमें हीट की जरूरत हो, और जहां पर हीट की जरूरत नहीं है, जैसे ये हैंडल वगैरह में है, यहाँ पर हमें बैड कंडक्टर की जरूरत है, ठीक है, तो यहाँ पर बैड कंडक्टर लगाओ, यहाँ पर अच्छा कंडक्टर लगाओ, ठीक है। ये तो हो गया अपना कंडक्शन, कंडक्शन खत्म। इसके अंदर बहुत सारे, इसको मैकेनिक्स के जोड़ दो, मैंने बताया किस तरीके से सवाल आ सकते हैं मैकेनिक्स से जोड़ के, राइट। कंडक्शन हो गया, अब आता है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन के बारे में हम जानते ही है, इसके अंदर मीडियम रिक्वायर्ड और मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मोमेंट होके हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने होलिका दहन का तुम लोगों को एग्जांपल दिया था कि जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर दूसरी जगह जाके हमें गर्म कर देंगे, ठीक है, हमारे कपड़े गर्म हो जाएंगे, किसकी वजह से? कन्वेक्शन की वजह से। एयर मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, वो यहाँ पर आया विंड की वजह से, ठीक है। अब काफी बार हम लेट से कि यहाँ मैंने पंखा लगा दिया, सो ये हवा यहाँ पर गई, ये हवा यहाँ पर गई, मेरे को उसने गर्म किया, तो इसको काफी बार हम फोर्स्ड कन्वेक्शन भी बोल देते हैं। ये कन्वेक्शन, भाई आसपास की हवा तो गर्म हुई, अब मैंने पंखा और चालू कर दिया तो और हवा फास्ट आएगी मेरे पास, गर्म हवा, तो मैं जल्दी गर्म होगा, तो दिस इज नॉन एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। जैसे कन्वेक्शन का बहुत सारे यूजेस डे टू डे लाइफ में है, जैसे कोई ठंडी कंट्री है, उसके अंदर हीटर लगा होता है रूम में, राइट, या तो कई बार ठंडियाँ रहती है, तो जैसे दिल्ली वगैरह में, कोटा वगैरह में, या जम्मू कश्मीर में कोई गए हो तो पता होगा कि वहां पर हीटर वगैरह यूज होते हैं ठंडी के मौसम में, जब 2 डिग्री 3 डिग्री आउटसाइड है तो हीटर वगैरह रहता है। सो हीटर क्या करता है, लेट्स से ये हीटर है अपना, ठीक है, सो वो आसपास की एयर को उसने गर्म किया, ठीक है। अब आसपास की एयर गर्म हुई और ऊपर है कोल्ड और यहाँ हो गई हॉट, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कम हो गई। अगर इसकी डेंसिटी कम हो गई तो ये ऊपर चली जाएगी और कोल्ड नीचे आ जाएगी, फिर कोल्ड गर्म होगी, तो इस तरीके से ये एयर का रोटेशन होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में मूवमेंट करके हीट का ट्रांसफर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा जो रूम है वो गर्म हो जाएगा और कोल्ड में उसी का उल्टा फिनोमेना, ठीक है। सो एयर कंडीशनर वगैरह, हीटर वगैरह है, इसके अंदर कन्वेक्शन का यूज होता है। फिर तुम लोगों ने अभी ट्रांसफॉर्मर पढ़ा नहीं है, ट्रांसफॉर्मर वगैरह तुम लोग देखते ही वो अपने गली वली में लगा होता है कहीं पे, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर ऐसा समझो, उसको काफी बार कूलिंग की जरूरत रहती है, ठीक है, तो वहां पर भी ये फिनोमेना हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर, ठीक, कूलिंग के लिए, कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नथिंग एल्स। बाकी हम जो पानी गर्म करते हैं, जैसे लेट्स से कैसे समझो, कोई पानी गर्म किया हमने, तो तुम लोगों ने देखा होगा एक बर्तन है, पानी है उसके अंदर, तो तुम लोग देखा होगा जो मॉलिक्यूल्स है वो रोटेट करते हैं, इधर उधर ऊपर नीचे रोटेट करते जाते हैं। सो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता रहता है। जैसे लेट्स से ये पानी का बर्तन है, यहाँ पर मैंने इसको गर्मी दी, ठीक है, तो नीचे वाला पानी गर्म हुआ तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हुई। अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो होगा क्या, वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा, तो वो वापस गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहेगा और सारा का सारा पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कन्वेक्शन की। तो ये डे टू डे लाइफ के कुछ फिनोमिना है कन्वेक्शन से रिलेटेड, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार रीडिंग मार लेना टेक्स्ट बुक से, काम हो जाएगा इसका, ठीक है, इससे कोई सवाल नहीं आता सीधा, है ना, ठीक है। ये अपना है सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अपना थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है विच इज रेडिएशन। देखो रेडिएशन जो है, तुम्हारा जो 11th का सिलेबस है उसके अंदर रेडिएशन का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, रेडिएशन अलग से एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट तुम्हारे 11th के पोर्शन के अंदर थोड़ा सा पार्ट है, हम वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी केटीजीएन रेडिएशन करके आगे एक और टॉपिक है, तो हम वहां पर वो डिस्कस कर देंगे। सो रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन होता क्या है, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, देन एक्स रेज, देन गामा रेज, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था कि जैसे जैसे ये विबग्योर ऐसे रहता है, यहां से यहां जाते हैं तो एनर्जी जो है वह उसकी वो बढ़ती जाती है,
फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, वेवलेंथ जो है वो घटती जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है इसके अंदर, है ना। ये मैं इसके लिए ऑप्टिक्स में पढ़ाई था ये, ठीक है। एन बढ़ता जाएगा, लैम्बडा घटता जाएगा, टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेंगे तो हम स्पेक्ट्रम में यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब देखो एक और बात, रेडिएशन क्या है। रेडिएशन की मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो हमने बोला था कि इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो मैं पहले स्टेटमेंट लिखूंगा कि ऑल द बॉडीज हैविंग टेम्परेचर above 0 Kelvin radiates electromagnetic wave। सारे की सारी जो बॉडीज है जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, 0 केल्विन, 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं काफी बार इसको, ठीक है। तो जितनी भी बॉडीज है उनका टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, ठीक है। टेम्परेचर देखो मैंने बोला है कि यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे इन द सेंस हम स्पेक्ट्रम में यहाँ से यहाँ जाएंगे, इन द सेंस कि जब सब 0 केल्विन से लेट से 1 केल्विन है किसी बॉडी का टेम्परेचर तो भी वो रेडिएट कर रहा है, बट वो कौन सा रेडियो से स्टार्ट करेगा रेडिएट करना। फिर जैसे जैसे मैं उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो धीरे धीरे माइक्रोवेव भी रेडिएट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। रेडिएशन मतलब कोई भी बॉडी है वो रेडिएट करती है एनर्जी, ठीक है। और वो जो रेडिएशन है वो ये वेव्स रहते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ज्यादा है तो ये वाले आ जाएंगे रेडिएशन के अंदर, और कम है तो ये वाले आएंगे। रूम टेम्परेचर पे जैसे मैं अभी हूं, मैं भी रेडिएशन कर रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम इंफ्रारेड रीजन के अंदर रेडिएशन हो रहा है। रूम टेम्परेचर के अंदर जो हमारा रेडिएशन है वो कहां पे कौन से रीजन में लाई करता है, इंफ्रारेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विजिबल रेज, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे हमने नहीं लिखी, यूवी रेज लिख लेना भाई, यूवी रेज है ना, देन एक्स रे, गामा रेज। सो इंफ्रारेड, रूम टेम्परेचर पे हम इंफ्रारेड जनरेट करेंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी बताया है ये रे ऑप्टिक्स के अंदर रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन रिफ्लेक्शन का डिफरेंस एक बार और बता देता हूँ। जैसे लेट्स से कि मैंने लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई या तो कोई भी रेड कलर की चीज है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है। सो ये हमें अभी रेड दिख रहा है, ये हमें अभी रेड दिख रहा है। मैं तुम्हें एक बात पूछूं कि क्या ये मार्कर रेडिएशन कर रहा है, तो हाँ ये मार्कर रेडिएशन कर रहा है। क्या रेड कलर रेडिएशन की वजह से दिख रहा है, ये रेड कलर रेडिएशन की वजह से नहीं दिख रहा है। रेडिएशन जो है वो बॉडी के टेम्परेचर की वजह से हमें दिखाई देगी, ये जो वेव्स है वो बॉडी के टेम्परेचर की वजह से जनरेट होगी। तो ये रूम टेम्परेचर पे ये अभी जनरेट कर रहा है बट वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में कर रहा है। हमें कौन सा रीजन में लाई करेगा तब दिखेगा, विजिबल रेंज में। विजिबल रेंज में आएगा तभी हम उस रेज को देख पाएंगे, विबग्योर में आएगा तो देख पाएंगे, फिर अल्ट्रावायलेट हो जाएगा वो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो ये रेड है, ये अभी जनरेट कर रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब मैं एक ऐसी जगह पे जाऊंगा, ठीक है। अब ये रेड दिख रहा है किसकी वजह से दिख रहा है, ये तो लाइट की वजह से दिख रहा है, लाइट इस पे आ रही है और ये रेड कलर रिफ्लेक्ट करी इसलिए हमें ये रेड दिख रहा है। लाइट अगर बंद कर दूं मैं, अंधेरा कर दूं तो ये रेड हमें नहीं दिखा देगा, ठीक है। अंधेरा कर लो यहाँ पे रूम में अभी भी, ठीक है। तो ये रेड कलर देख लो, तुम लोग ही देख लो इसको। अबे पंखा बंद हो गया, ये देखो नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखता, ऑब्वियस सी बात है नहीं दिखेगा, ठीक है। बट इसी की जगह अगर मैं गर्म आयरन रॉड ले लूं, उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब आयरन रॉड है, पहले लेट से आयरन रॉड ये वाला है वो रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है अभी ये, और ऐसा समझो रूम टेम्परेचर पे है तो ऐसा भी समझ सकते हो कि अभी इंफ्रारेड रे जनरेट कर रहा है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इंफ्रारेड रे जनरेट होती है। तो अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो सबसे पहले क्या दिखा मतलब सोचो रॉड को हम जैसे ही गर्म करते हैं ना सबसे पहले वो रेड दिखेगी क्योंकि हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा कलर आता है, रेड कलर। धीरे धीरे हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो रॉड है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो रेडिएशन हो रहा है वो भी अलग अलग रेस का होगा, ठीक है। फिर जब और भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम लोगों ने सुना होगा मोल्टन आयरन, ठीक है, वो व्हाइट हो जाता है। तुम लोगों ने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा वो मिट्टी का वो बनाते हैं, उसके अंदर वो मेटल पिघला के डालते हैं जो व्हाइट कलर की होती है जिसके अंदर ये सारे के सारे रेडिएट होते हैं, ठीक है। तो हमें व्हाइट दिखाई देता है वो।
ठीक है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और भी जनरेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट रूम टेम्परेचर पे इंफ्रारेड, फिर आगे विजिबल रेड। तो अगर एक गर्म आयरन रॉड होती इसकी जगह और मैं अभी लाइट बंद करता तो वो हमें दिखाई देती, ठीक है, रेड दिखाई देती। कोई कोयला वगैरह है अंधेरे में हमें दिखाई देता है, तो वो रेडिएशन है। बिना लाइट के भी हमें दिखेगा ड्यू टू द इंटरनल टेम्परेचर। रेडिएशन इज नथिंग बट द EM waves, generating the EM waves due to the internal temperature of the body. ठीक है, ये है बेसिक रेडिएशन का। ठीक है, रेडिएशन कोई भी बॉडी है 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगी। ठीक है, ये सारी बात हम समझते हैं। फिर उसके बाद ये रीजन में आएगी, इधर से इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे पहले रेडियो वेव 0 केल्विन से ज्यादा होगा तो रेडियो, मैक्रो, रूम टेम्परेचर पे इंफ्रारेड, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबसे पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ऐसे ऐसे, फिर और बढ़ाएंगे तो यूवी, एक्सरे, गामा रेज, ये सारी। ठीक है, तो टेम्परेचर के हिसाब से इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब तुम्हारे जो सिलेबस में जो रेडिएशन का पार्ट है वो एक ही है, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ही आसान लॉ है, बहुत ही सिंपल लॉ है, समझते हैं उसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि किसी भी चीज को हम रखते हैं, जैसे चाय है, चाय का टेम्परेचर कुछ है, उसको हमने रूम पे रखा, रूम के अंदर रखा, तो थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर जैसा होने की कोशिश करेगा। सराउंडिंग के टेम्परेचर जैसा नहीं भी होगा बट उसके करीब करीब होने की कोशिश करेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऐसा बोलता है कि व्हेन देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका अच्छे से डेरिवेशन हम पढ़ेंगे बट अभी हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है, 12th के अंदर हम पढ़ेंगे उसको। अभी के लिए हम समझते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है। ये कहता है कि कोई भी बॉडी है उसको अगर मैं सराउंडिंग पे रखता हूँ और उसका टेम्परेचर ऑफ बॉडी है लेट्स से T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर है लेट्स से टेम्परेचर ऑफ बॉडी है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया डेल्टा T which is equal to T minus T0 which is very very small। ठीक है, अब वेरी वेरी स्मॉल का मतलब ऐसा समझो ये जो क्वांटिटी है वो 30 केल्विन, 50 केल्विन, कभी कभी 70 केल्विन तक भी हो सकती है। वो तुम्हें दे देंगे सवाल के अंदर कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल हियर, तो तुम लोग ये यूज कर सकते हो। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि भाई इसको मैंने एक ऐसे सराउंडिंग पे रखा जिसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो हमें एक बात पता पड़ेगी कि ये जो बॉडी है वो एनर्जी रेडिएट करेगी। एनर्जी अगर रेडिएट करेगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा तो ये कूल डाउन करेगा। अगर ये कूल डाउन करेगा तो इसके लिए एक रिलेशन लिखेंगे जिसको ही हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूल हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर इसका कम हुआ, तो जो इसका टेम्परेचर कम होने का जो रेट है, ठीक है, टेम्परेचर कम होने का रेट dt by dt, rate of change in the temperature, and that is equal to, or you can say that is proportional to the temperature difference between surrounding and the body। body और जो सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये जो रेट ऑफ कूलिंग है वो ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि लेट्स से कि अगर चाय का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ठंडे मौसम में रखूं तो उसका टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब ऐसा समझो दोनों के बीच में लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है, बॉडी का 90 है, तो 80 हुआ डिफरेंस, तो जो रेट है मतलब ज्यादा जल्दी ठंडा होगा। अब लेट्स से बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो बहुत ही कम टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ कूलिंग है वो कम होगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। कितनी रेट से जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो कम हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग। dt by dt इज नथिंग बट इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ कूलिंग। किस रेट से बॉडी जो है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, और हाँ यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो जो डेल्टा टी है उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा। ठीक है, डेल्टा टी नेगेटिव है, नथिंग एल्स, और कुछ है नहीं इसके अंदर, तो इसको लिख लो माइनस dt by dt इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k t माइनस t नॉट। यही रिलेशन को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलेंगे। इसको आगे भी डिराइव करना है,
ई रेस टू की पावर में लॉग वॉग बहुत सारी चीजें आएगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये वाला रिलेशन, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, ठीक है, कि टाइम के साथ ये टेम्परेचर कैसे बॉडी का डिक्रीज करेगा इस रिलेशन से, ठीक है। लेट्स से दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज टाइम। सो इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर है T और लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है T, तो कम होगा धीरे धीरे, बट ये एक्सपोनेंशियली कम होता है, मतलब इस तरीके से ये रिलेशन ऐसा आता है, मतलब इनिशियली जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर गैप के लिए टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। इन द सेंस ऐसा समझो कोई बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां से वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट, तो ऐसा समझो 45 से अगर मैं बोलूं 40 तक जाएगा तो इट इज ग्रेटर देन 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। यहां से यहां जितना टाइम लगा तो उससे और कूल डाउन होने में उतने ही गैप के लिए, उतने ही टेम्परेचर गैप के लिए जो कूल डाउन होने का जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के नियर बाय आ जाएगा, जैसे लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री, सो अगर मैं बोलूं कि 40 से 35 का क्या आ जाएगा, तो यहां जो आएगा उससे भी ये ज्यादा आएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा उससे, और 35 से 40 तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, ठीक है, मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो ये अपना एक रिलेशन है, सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इसको यूज कैसे करना है, तो जो यही रिलेशन है उसी पे हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं जिसको हम यूज करेंगे। पहले तो इसको एक ग्राफ बना लो और ये रिलेशन लिख लो, बस और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब जो यही रिलेशन है dt बाई dt, इसी को अपन लिखते हैं। लेट्स से मुझे एक ऐसा दिया हुआ है कि dt क्या है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ डेल्टा t बाई डेल्टा t इट इज इक्वल टू k t माइनस t, थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस जाना दो। लेट्स से कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर हुआ T1 से T2 इन टाइम t, ऐसा मुझे सवाल में दिया है। तो बॉडी है उसका टेम्परेचर 50 से हो गया 40 डिग्री 10 मिनट में, ऐसा दिया है सवाल में। तो जो ये रिलेशन है उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी क्या हुआ बॉडी का T1 से T2, तो T1 माइनस T2 इज डेल्टा टी, टाइम कितना लगा T, तो ये वाली टर्म तो यहाँ लिखी है, K तो कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही। फिर ये जो T है इट इज अ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बट यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंज हो रहा है, तो तुम लोग क्या कर लो इन दोनों का एवरेज ले लो, T1 plus T2 by 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो ये रिलेशन थोड़ा और अच्छे से ऐसा हो जाएगा T1 माइनस T2 by 2 इज इक्वल टू K T एवरेज माइनस T नॉट। ये T एवरेज क्या है, T एवरेज है वो वाला दो टेम्परेचर का एवरेज जहां पे बॉडी चेंज हो रही है, जहां पर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है T टाइम में, तो एवरेज लेना है तुम्हें T1 और T2 का। अब इसी पे एक सवाल कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए फॉर्मूला, ठीक है। सो यही है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेडिएशन में, यही एक पार्ट हमें समझना है। ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है अभी मैं बता दूंगा, तो वो कोई वो नहीं है, तो मतलब नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन ही है पूरा, कैसे आया वो भी समझोगे तुम लोग आगे। अभी के लिए तो इतना ही याद रखना है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और उसका ग्राफ याद रखना है बस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, लेट से मुझे ऐसा दिया कोई बॉडी का टेम्परेचर 50 से हुआ 45 इन 10 मिनट्स, तो 45 से 40 होने में टाइम कितना लगेगा, मुझे ऐसा दिया है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहले तो इसको ट्राई करो, जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसी के अकॉर्डिंग, जो ये वाला फॉर्मूला था T1 माइनस T2 बाई T विच इज इक्वल टू K T एवरेज माइनस T नॉट, ठीक है। ट्राई करो पहले तो, ठीक है। सबसे पहले हम पहले वाले केस की बात करेंगे, पहला केस है ये, दूसरा केस है। पहले वाले केस के अंदर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 50 से हो रहा है 45 इन द टाइम T विच इज 10 मिनट, ठीक है। सो सारा टाइम मिनट में आएगा। सो पहला रिलेशन हम लिखेंगे तो आएगा 50 माइनस 45, टाइम लगेगा
10 मिनट दैट इज इक्वल टू के टी एवरेज 50 प्लस 45 95 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 47.5 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है 20 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 10 सॉरी, तो यहाँ से k की वैल्यू भी लिख सकते हो, ये 47.5 माइनस ये हो जाएगा 27.5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 27.5 और 27.5 इंटू 2 कितना होता है 55, सो 1/55। तो ये तो आ गई k की वैल्यू। ठीक है, या तो k की वैल्यू नहीं भी निकालनी है तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिख लो और इक्वेशन नंबर 2 लिख के उससे डिवाइड कर दो। इस वाले के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे जब टेम्परेचर 45 से 40 हुआ तो क्या लिखेंगे 45 माइनस 40 T1 माइनस T2 डिवाइड बाय टाइम लगा T लेट से जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू K जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 55। तो पहले निकाल लोगे तो सीधा ही पुट करके फिर T की वैल्यू निकालनी रहेगी। T एवरेज इन दोनों का एवरेज 45 से 40 का एवरेज क्या होगा 45 प्लस 40 डिवाइड बाय माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20। ठीक है, तो ऐसा मान लो 5 डिवाइड बाई टी विच इज इक्वल टू 1/55, 45 और 40 का एवरेज कितना हो जाएगा 42.5, सो 42.5 माइनस 20, सो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई टी इक्वल टू 1/55 इंटू 22.5। सो टी की वैल्यू क्या आ गई 55 इंटू 5 डिवाइड बाई 225 और 10 ऊपर लिख लो, राइट। तो ये देखो क्या आ जाएगा 5 1 5 4 5 5 9 5 2 110/9 मिनट। ठीक है, 110/9 मिनट। अब ध्यान से देखोगे ये जो टाइम है वो 10 मिनट से ज्यादा है। देखो मैंने बताया था ना 50 से 45 10 मिनट लगेगा, तो 45 से 40 उससे 10 से ज्यादा लगेगा। फिर उसी तरीके से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये होमवर्क में मान सकते हो या कुछ भी, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 40 से 35 जाने में कितना टाइम लगेगा वो देखना, इससे भी ज्यादा आएगा। पहला 10 उससे ज्यादा ऐसे कम होता जाएगा। उसी तरीके से जब तुम लोग 20 के करीब पहुंच जाओगे तो वो टाइम बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट के करीब आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां तक ही रखते हैं। तो इतना ही अपने को रेडिएशन के अंदर समझना है। ठीक है, उसके सवाल वगैरह कर लेना मॉड्यूल में से।